अकबर के महल में एक दिन हलचल थी। दरबार रोज की तरह गुलजार था। मंत्री, अमीर गरीब, विद्वान और कलाकार अपनी अपनी जगह बैठे थे। पर आज की सुनवाई कुछ अलग थी। बादशाह अकबर की आंखों में उत्सुकता की चमक थी और उसके चेहरे पर वो गंभीरता थी जो बताती थी कि वे किसी तरह की परीक्षा लेने वाले हैं। लोग फुसफुसा रहे थे, आज बादशाह कोई नई शर्त रखेंगे। किसी ने कहा है कि बीरबल के लिए विशेष सवाल लाया गया है, और सबकी निगाहें उसी तरफ टिक गई जहां बीरबल खड़ा था, अपने पारंपरिक हंसमुख मगर जागरूक लहजे में। दरबार के बीचों बीच अकबर उठा और बोला, आज मैं एक अजीब शर्त रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि जो भी दरबार में बैठे, न्यायाधीश हो, मंत्री हो या कोई आम आदमी, को यह समझ आए कि न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि बुद्धि, समझ और इंसाफ के तर्क से भी होता है। इसलिए मैंने एक शर्त बनाई है। किसी ने हाल ही में एक सुंदर घोड़ी खरीदी है। नाम है रोशनी, जो बहुत कीमती है। लेकिन उस घोड़ी के बारे में दो लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। पहला दावा है कि घोड़ी किसी अमीर का चोरी हुआ माल है। दूसरा दावा है कि वही घोड़ी उसी अमीर द्वारा ईमानदारी से खरीदी गई। मैं चाहूंगा कि यह मामला केवल समुचित कानूनी प्रमाणों से नहीं सुलझाया जाए, बल्कि बुद्धि और व्यावहारिक सोच से भी। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जो भी मेरा सवाल हल करेगा, उसे मैं इन दोनों में से एक अनोखी शर्त दूंगा। या तो वो व्यक्ति राज्य की आधी संपत्ति का अधिकारी बनेगा, या फिर उसे बिना किसी इनाम के अपने गांव लौट जाना होगा। परंतु ये मेरी शर्त है। ये निर्णय तभी लिया जाएगा जब समझदार व्यक्ति ये साबित कर सके कि उसने घोड़ी पर सही निर्णय क्यों लिया, न कि सिर्फ सुनने से। दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी जानते थे कि अकबर मजाक नहीं कर रहा। उसकी शर्तें हमेशा किसी गहरे उद्देश्य से भरी होती थी। तब बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, ये तो बड़ा मजेदार और चुनौतीपूर्ण फैसला है, पर सवाल यह है कि इन दावों के बीच सत्य कैसे पहचाना जाए। आजकल कानून और प्रमाण दोनों ही छलांग मारते हैं। मैं तैयार हूं, पर आपकी शर्त के साथ मैं एक और छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। अगर आपकी मंशा केवल किसी को आजमाना है, तो घोड़ी पर निर्भर पुरस्कार मेरे लिए आवश्यक नहीं, परंतु सच्चाई की खोज आवश्यक है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम न्याय और बुद्धि का प्रयोग करके दिखाओ, पर एक शर्त और रखता हूं। तुम किसी भी तरह के छल या जालसाजी का सहारा नहीं ले सकते। सिर्फ तुम्हारी बुद्धि, तर्क और निरीक्षण का सहारा होगा। घोड़ी की कहानी कुछ ऐसी थी। हिरण्यदत्त नाम का एक समृद्ध व्यापारी आया। उसकी आवाज में घमंड था और उसने दावा किया कि घोड़ी सच्ची उसकी है। दूसरी ओर गांव का एक किसान, शंकर नाम का, भी आया और रो रहा था कि घोड़ी उसका है और वो नहीं जानता कि उसे कैसे साबित करे। हिरण्यदत्त ने कानूनी दस्तावेज और गवाह पेश किए, खरीद बिक्री की रसीद, एक नकलदार हस्ताक्षर और कुछ चालाक गवाह। शंकर के पास कुछ भी ठोस नहीं था, सिवाय उसकी आंखों की सच्चाई के और यादों के। लोग समझ रहे थे कि मामला तो पहले ही सैनिक प्रकार से बंद है, दस्तावेज सत्य है और घोड़ी तो हिरण्यदत्त की दिख रही है। पर बीरबल ने अपनी आंखों में वो उसूल रखा जो हमेशा करता था, अलग तरह से देखना। बीच दरबार में खड़ा वो खूबसूरत जानवर, रोशनी, अपने हल्के कदम उठा रही थी। उसकी आंखों में न नहीं था, पर उसकी चाल और पूंछ के हिलने से पता चलता था कि वो स्वभाव से अनमनी नहीं, बल्कि प्रशिक्षित है। बीरबल ने ध्यान से घोड़ी के पैर, नाखून, कंधे और गर्दन की रेखाओं की जांच की। उसने घोड़ी की पीठ पर छोटे छोटे निशान देखे, ऐसे निशान जो सवार के भार से बने होते हैं, पर निशान नवीन नहीं थे। वे कुछ सालों के लग रहे थे। बीरबल ने हिरण्यदत्त की ओर देखा। उसकी आंखें कुछ बेचैन थी। बीरबल ने दरबार में ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। मैं कोई दस्तावेज या गवाह नहीं मानूंगा, पर मैं घोड़ी का एक व्यवहारिक परीक्षण करूंगा। मुझे घोड़ी को एक रास्ते पर चलाना होगा, जिस मार्ग पर साधारण गांव के लोग रोज चलते हैं।
मैं घोड़ी से पूछूंगा कि उसे सबसे अधिक किस तरह की देखभाल मिली। क्या उन्नत भोजन, नियमित मसाज और स्वच्छ अश्व आश्रय, या क्या कठोर कार्य और छोटे छोटे उपेक्षाएं? घोड़ी का व्यवहार, उसकी चाल और उसकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों का संकेत देंगी। अगर वो घोड़ी उच्च दर्जे के इलाज से आदी है तो वो सज्जनता और आराम की ओर झुककर व्यवहार करेगी। पर अगर वो कठोर काम करने से थकी हुई है तो उसकी चाल में थकान और उसकी आंखें उदास होंगी। हिरण्यदत्त ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, यह क्या अजीब तरीका है, दस्तावेज ही ना हो तो क्या न्याय मिलेगा? पर अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल का तरीका अलग है, देखो वो क्या करता है। बीरबल ने घोड़ी को बाहर ले जाकर गांव की पक्की नहर वाली सड़क पर चलाया। वो सड़क वहां से होकर गुजरती थी जहां कई वर्षों से किसान पीठ पर बोझ लेकर चलते थे। मिट्टी पर हल्की खरोंचें, नालियों के काले निशान और छोटे छोटे पत्थर थे। बीरबल ने घोड़ी को उसी सड़क पर चलाया और ध्यान से देखा कि घोड़ी ने कैसे कदम उठाए। पहले तो रोशनी ने गौर से चारों ओर देखा, क्योंकि नए माहौल से जानवर सचेत हो जाते हैं। पर जैसे ही उसका कदम उस पुरानी सड़क पर पड़ा, उसकी चाल में एक तरह की सहजता आ गई, जैसे वो वहां बार बार चल चुकी हो। उसके पैरों की अंगुलियां जमीन को जानती सी लगी। उसने किसी तरह की हिचक नहीं दिखाई। बीरबल के चेहरे पर फिर वो हल्की मुस्कुराहट आई, जिसे देखकर दरबार में बैठे लोग सोचने लगे कि बीरबल को कुछ मतलब की बात मिली है। बीरबल चुपचाप बगल में खड़े शंकर की ओर देखकर सोचने लगा, क्या ये घोड़ी किसान की हो सकती है? पर वो जल्दबाजी में कुछ नहीं बोला। उसने घोड़ी के नखों की नजरों से तुलना की, जिन्हें जानवरों के मालिक बदलते हैं अगर असली मालिक अधिक ध्यान रखता है। घोड़ी के नाखून में कुछ कांचिलापन था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे रोजाना चमकाया जाता था, पर हल्की हल्की घिसावट दिखती थी जो बतलाती थी कि उसने कभी कभी सख्त जमीन पर भी चलना पड़ा है। ये विरोधाभास था। ऊपर से वो अच्छी दिखती थी, पर उसके पैरों की चोट और निशान बतलाते थे कि कभी कठोर काम भी हुआ है। बीरबल ने रुक कर कहा, अब मैं एक और परीक्षण करूंगा। उसने छोटे से लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा कराया और घोड़ी के सामने रखा। कुछ खेतों में इस्तेमाल होने वाला पुराना हल, कुछ गद्देदार बोझ जैसे नुकीले चीजें और हल्की सी लाल मट्टी। बीरबल ने देखा कि घोड़ी उन चीजों के पास कैसे प्रतिक्रिया देती है। रोशनी ने हल्के से उन्हें सूंघा, फिर एक एक करके किनारे कर दिया, पर जब उसने मट्टी को देखा तो उसके कदम थम गए। उसने अचानक ही मुंह उठाकर न्योछावर होकर आसमान की ओर देखा। वो किसी तरह की पहचान कर रही थी। शायद ये माटी उसे अपनी पुरानी जड़ों की याद दिला रही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये जानवर वो रास्ता पहचान रही है जहां वो बचपन से चली होगी। दरबार में कुछ लोग गूंज उठे, तो क्या ये मान लिया जाए कि घोड़ी किसान की थी? हिरण्यदत्त ने तुरंत कहा, यह तो भ्रम है। जिस किसी घोड़ी को संगठित रूप से संभाला जाए और उसे कभी कभी बाहर घुमाया जाए, वो भी ऐसे ही व्यवहार कर सकती है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच्चाई अक्सर छोटे छोटे संकेतों में छिपी रहती है महाराज। दस्तावेज बहुधा भ्रामक होते हैं, किसी चालाक दावपेंच के तहत बनाए जाते हैं। मैं अब एक और बात बताऊंगा। किसी जानवर के कान और गर्दन उसके उपस्थिति और व्यवहार का प्रमाण होते हैं। अगर घोड़ी नियमित रूप से ऊंचा भोजन और आराम पाती है तो उसकी मांसपेशियां नरम रहती है, पर यदि उसने कठोर काम किया है तो कंधों पर वो बलक क्षति दिखती है। इस घोड़ी के कंधों पर पुराने पुराने निशान हैं, पर वे संपूर्ण रूप से गायब नहीं हुए। ये संकेत है कि वो कभी कभी खास देखभाल भी पाती रही है। इतने में शंकर की आंखों में आंसू भर आए। उसने दबी दबी आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं इस घोड़ी का बालढांच और चाल पहचानता हूं। मेरी मां ने मुझे ये घोड़ी बचपन में दी थी। उसका नाम मैंने रखा था रोशनी, क्योंकि उसके ऊपर एक बार मैंने सवेरा देखा था जब वो धूप में खड़ी थी और उसकी चमक ने चमकती हुई रोशनी की तरह उमग कर सबका ध्यान खींचा था। पर एक दिन कुछ लोग आए
और बिना सूचना के उसे ले गए। मैंने अदालत गए पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हिरण्यदत्त ने तुरंत दलीलें पेश की। ये भावनाएं क्या प्रमाण है? दस्तावेज तो मेरे पास है। पर बीरबल ने एक अलग तरह की चाल चली। उसने हिरण्यदत्त की नजरों को पकड़ा और धीरे से पूछा, हिरण्यदत्त, तुमने इस घोड़ी के पाले जाने का जो खर्च दिखाया है, क्या तुम ये बता सकते हो कि घोड़ी को कौन सी दवा दी जाती थी, उसका उपवास क्या होता था और उसे कौन कौन सवारी कराते थे? हिरण्यदत्त कुछ हिचका पर फिर बोला, हमें अभी हाल में उसे खरीदा है। मैंने रहीम नाम के एक कारोबारी से ली। उसने दस्तावेज दिए। बीरबल ने झट से कहा, ठीक है, हम उस रहम से पूछेंगे। वो रहम नाम का कारोबारी भी दलबदल से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर था। बीरबल ने उसे घोड़ी के समीप बुलाया और कहा, तुम्हें याद है, जब तुमने रोशनी को बेचने का दावा किया था, तो क्या तुमने उसके कान के नीचे एक छोटा सा निशान देखा था? और क्या उसी निशान के पास एक पुराना पट्टा था? रहम कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, हां, एक निशान है, पर मैंने सोचा वो सिर्फ प्राकृतिक निशान है। बीरबल ने कहा, क्यों सोचा? कोई अपने घोड़े पर लेबल नहीं छोड़ता, पर किसान अक्सर अपने जानवरों पर छोटे छोटे छल्ले या निशान रखते हैं ताकि उन्हें पहचानना आसान हो। ये निशान किसने छोड़ा? किसी ने दिए हुए धागे का नापा था या कुछ और? रहम चकरा गया और उसने झूठ में फंसने का संकेत दिया। बीरबल ने बस इतना कहा जैसा मैं सोच रहा था। उसने फिर अकबर से अनुमति ली और कहा, महाराज, मैं एक और परीक्षण दूंगा। घोड़ी को मैं गांव के निकट उस पुराने कुएं के पास ले जाऊंगा जहां शंकर रोज अपने काम से लौटकर उसे पानी पिलाता था। गांव का जल और उसकी खुशबू जानवरों के दिल में घर कर जाती है। यदि रोशनी का दिल वहां में बसा होगा तो वो तुरंत ही अपनी पुरानी जगह की तरफ खिंचेगी। अकबर ने इजाजत दे दी और बीरबल ने रोशनी को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में बीरबल ने कुछ गांव वालों से बात की। बूढ़े लोगों ने याद किया कि कभी रोशनी खेतों में हल के पास खड़ी रहती थी और बच्चों की तरह खेलती थी। जब वे पुराने कुएं पर पहुंचे तो रोशनी कुछ क्षण के लिए ठहर कर खड़ी रही। फिर अचानक उसने तेजी से उस दिशा की ओर दौड़ लगाई जहां कुआं पड़ा था। उसने वहां झुककर पानी पिया और फिर वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था मानो वो बस गई हो। शारीरिक भाषा, उसकी शांति और उसकी पहचान, सब कुछ यही बता रहा था कि ये जानवर गांव से जुड़ा था, न कि किसी हालिया खरीदार से। दरबार में लोग अचरज से भर गए। कई लोगों के मन में संदेह था कि हिरण्यदत्त ने कैसे दस्तावेज दिखाकर घोड़ी को अपने खा। बीरबल ने धीरे से कहा, अब मैं एक आखिरी बात पूछूंगा। गायब जानवरों और चोरी के मामलों में अक्सर वही लोग फायदा उठाते हैं जो दस्तावेजों में माहिर होते हैं। नकल और जालसाजी करके वे खरीदारी का दिखावा कर देते हैं। पर एक चीज हमेशा सच रहती है, जानवरों की यादें और उनका व्यवहार। रोशनी ने उस कुएं को, उस सड़क को और उस मिट्टी की खुशबू को पहचाना। मेरे अंकगणित से नहीं, पर मेरी आंखों से यह स्पष्ट है कि रोशनी का असली घर यही गांव है। हिरण्यदत्त की शक्ल पर चिंता साफ दिखने लगी। उसने जोर से कहा, ये सब गवाहियों में कहाँ लिखे हैं? मेरे दस्तावेज कितने महत्वपूर्ण हैं? पर अकबर ने कहा, हिरण्यदत्त, न्याय केवल कागजों का खेल नहीं होता। कभी कभी बुद्धि और अनुभव बहुत भारी प्रमाण होते हैं। यदि तुम्हारे दस्तावेज सत्य हों तो उन्हें यह भी दिखाना चाहिए कि तुमने ये घोड़ी सही तरीके से खरीदी है। कहां से, कब और किसने? बीरबल ने तहखाने से कुछ दस्तावेज निकलवाए, पुराने रजिस्टर, कुछ नोंदे और एक अजीब सा पत्र जिसमें किसी ने लिखा था कि रोशनी को चोरी कर लिया गया था और वो किसान जिसे वो अपनी घोड़ी मानता है उसको न्याय चाहिए। ये पत्र किसी गांव के स्कूल मास्टर का था जिसने पहले मौका पर यह मामला अकबर के दरबार में पूछने का ख्याल रखा था, पर कोई सुनवाई न हुई थी। बीरबल ने उस सबूतों की तरफ इशारा किया और कहा, यहां स्पष्ट है कि कुछ लोग दस्तावेज बनाकर सच्चाई को दबा देना चाहते थे। अकबर ने हिरण्यदत्त से पूछा,
तुमने ये घोड़ी कहां से खरीदी थी? हिरण्यदत्त ने नाम बताया, पर जब पूछताछ बढ़ी तो संकेत मिलने लगे कि वो व्यापारी कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो अक्सर ऐसे मामलों में फंस जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि जांच ज्यादा गहरी करे। जांच में सामने आया कि वही व्यापारी कई बार चोरी की जानवरों को डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बेच देता था। कुछ मामलों में वो पकड़ भी लिया गया था, पर चतुराई से वो अपनी सजा से बच निकला। हिरण्यदत्त की नीयत पर भी प्रश्न उठे। क्या वह जानता था कि वो खरीदार था या नहीं? हिरण्यदत्त बोल पड़ा कि उसे ये नहीं मालूम था और उसने सिर्फ व्यापार किया था। पर बीरबल की बुद्धि ने ये ठोस कर दिया कि वास्तविक मालिक शंकर ही था। अंत में अकबर ने फैसला सुनाया, घोड़ी रोशनी का असली मालिक शंकर है और हिरण्यदत्त को सजा दी जानी चाहिए। पर अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे लिए मेरी शर्त क्या थी? बीरबल ने नम्रता से बोला, जहांपनाह, आपने जो शर्त रखी वो चुनौती थी, पर मैं इनाम केवल अपने लिए नहीं चाहता। इससे अच्छा होगा कि जो पुरस्कार है उसे हम गरीबों और गांव के विकास में लगाएं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पशुओं और जमीन से जीना जानते हैं। अगर आप चाहें तो आधी संपत्ति का शब्द हम राज्य के उन कामों के लिए लगा सकते हैं जो लोगों की भलाई और न्याय के काम आए। अकबर ने प्रसन्नता से कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धि की कद्र करता हूं, पर तुम्हारी निहितार्थ यही खत्म नहीं होती। तुमने न्याय का अर्थ भी समझा दिया। हिरण्यदत्त को आर्थिक दंड और कुछ सार्वजनिक सेवा के कार्यों से आजमाया गया ताकि वो भविष्य में किसी से भी सचेत होकर व्यवहार करे। रोशनी को शंकर के हवाले कर दिया गया और गांव वालों ने खुशी से नाच गाना मनाया। पर सबकी आंखें बीरबल की ओर थी, जिसने साधारण चीजों को देखकर एक बड़ा सच उजागर कर दिया था। कई दिनों बाद जब अकबर और बीरबल बाग में बैठे थे, अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बुद्धि मुझे आश्चर्यजनक लगी बीरबल, पर मैं जानना चाहता हूं, तुमने कैसे इतनी सूक्ष्म चीजों पर इतना ध्यान दिया? क्या तुम्हारी कोई विशेष विधि है? बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, विधि तो बस यही है, दुनिया को आंखों से नहीं समझ से देखो। हर चीज का एक इतिहास होता है, किसी की चाल, किसी की याद, किसी की चोट, ये सभी इतिहास की किताबें हैं। और जब हम किसी किताब को बिना पढ़े ही फटकार दे तो प्राय हम सच्चाई से चूक जाते हैं। अकबर ने कहा, तो तुम्हारा तर्क यही है कि न्याय में दस्तावेजों के साथ साथ व्यवहार और परिस्थिति का भी आकलन होना चाहिए? बीरबल बोला, बिल्कुल जहांपनाह, बुद्धि का प्रयोग हमें केवल कागजों का पालन करने से बचाता है और जीवन के कठिन सवालों का सही उत्तर देता है। जो व्यक्ति केवल शब्दों पर निर्भर करता है वो कभी कभी आंखों के आगे की सच्चाई नहीं देख पाता, और जो आंखों से परे देख सके वही वाकई बुद्धिमान कहलाता है। सब लोग खामोश होकर उनकी बात सुन रहे थे। बीरबल की बुद्धि और अकबर की दया का ये एक और किस्सा था जिसे लोग आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगे कि न्याय केवल कागजों की माला नहीं, बल्कि उसमें मानवता, समझ और संवेदना भी शामिल होनी चाहिए। वक्त के साथ शंकर और रोशनी की कहानी हर बचपन में गूंजती रही। कहते हैं कि रोशनी अब भी उसी गांव के रास्तों पर भटकती थी जहां वो पहले खुशीनुमा जीवन जीती थी, और शंकर उसके साथ वही खेतों में हल चलाता, उसकी पीठ पर कभी कभी अपने बच्चे को बिठाकर हंसता हुआ देखता। हिरण्यदत्त ने भी सीख लिया कि धन दौलत का इस्तेमाल कभी कभी अंधेरे रास्तों पर ले जाता है, और असली सम्मान वही है जो दूसरों के अधिकार का सम्मान करके मिलता है। और बीरबल, वो अपनी बुद्धि की छड़ी लेकर फिर नए मामलों की ओर बढ़ा। जहां भी कोई अन्याय दिखता वहां वह अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उसे उजागर करता और अकबर की दरबार में न्याय की मशाल जलाता रहा। उस दिन की अनोखी शर्त ने सबको ये सीख दी कि कभी कभी सबसे बड़ा प्रमाण वो होता है जो आंखें बिना शब्दों के ही बता देती है। व्यवहार, पहचान और दिल की सच्चाई। एक छोटी सी सीख, न्याय केवल कागजों के दायरों में नहीं बंधता, बुद्धि और दिल से देखकर ही असली सच पहचाना जा सकता है। दरबार में एक अजीब सा हलचल मची हुई थी।
दरबार के बाहर से आती हुई हंसी ठाके की आवाजें, कुछ लोगों के कानाफूसी भरे सवाल और अंदर बैठे नागरिकों की उत्सुक नजरें, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि आज कोई अनोखा मेहमान आया है। जहांपनाह अकबर ने उस दिन अपने दरबार को ऐसे सजाया था कि हर कोई आश्चर्य और उम्मीद से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। बीरबल भी अपनी उसी चिरपरिचित मासूम मुस्कान के साथ बैठा था, पर आज उसकी आंखों में कुछ और तीक्ष्णता थी। लगता था कि वो किसी नए खेल के लिए तैयार था। जहांपनाह दरबारी विस्पर हुआ, आज जो आया है उसका नाम नटवरलाल है। कहते हैं बड़ा जादूगर और चतुर व्यापारी है। वो कहता है कि उसके पास एक ऐसा तावीज है जो किसी का भी खोया हुआ धन, गहना या कोई अन्य वस्तु तुरंत ढूंढ कर दे देता है। भीड़ में कुछ लोग उत्साहित थे। कईयों ने हाल में अपने गहने खोए हुए थे और ये विचार कि कोई ऐसा साधन है जो खोई चीजें वापस दिला सके, उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। नटवरलाल का वेशभूषा साधारण थी। एक कुर्ती, एक पगड़ी और हाथ में एक छोटा सा लत्ता बोरा, पर उसके बोलने का ढंग और चतुराई इतनी कि जो भी सुनता उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसने दरबार में बड़े गर्व से कहा, महाराज, जहांपनाह, मेरे पास एक तावीज है, अद्भुत। ये तावीज किसी भी खोई हुई चीज की खुशबू पकड़ लेता है और उसे अपने मालिक तक ले आता है। आप वश में एक छोटी सी परीक्षा करिए। जो भी आदमी यहां खोया हुआ बताएगा, वो अपना खोया हुआ तुरंत पालेगा। अकबर ने दिव्य मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है नटवरलाल, पर न्याय के नाम पर हम किसी भी तरह के छल फरेब को स्वीकार नहीं करते। तुम पहले ये देखाओ कि तुम्हारा तावीज सचमुच कैसे काम करता है। कोई छोटी चीज ले आओ जिसे अब तक कोई नहीं जानता, पर ध्यान रहे, दरबार में हर चीज खुलकर जानी जाती है। कोई भी झूठ निकलेगा तो उसकी सजा निश्चित होगी। नटवरलाल ने बड़ी आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मेरे पास किसी भी चीज की पहचान के लिए सिर्फ यही तावीज है। आप मुझे आजमाइए। उसने दरबारियों को वश में करने के लिए कुछ बातें भी कह डाली। कहने लगा कि तावीज को बाहरे हाथ में रखा जाए और उसे बस अपना मन शांत करके उस खोई हुई वस्तु का नाम बताना होगा। भीड़ में एक एक कर लोग आगे आते गए। कुछ ने कहानियां सुनाई कि उनके खेत में एक बेशकीमती गहना खो गया है। कोई बोला कि उसकी पत्नी का सोने का कंगन खो गया। किसी ने एक पुराना चाबा बताया। नटवरलाल हर बार गंभीर चेहरा बनाकर तावीज को लेकर कुछ मुंह फेरता, फुसफुसाता और फिर बड़े नाटकीय अंदाज में कहता कि वह चीज कहां मिलेगी। और भीड़ में कुछ लोग खुशी से छलक पड़ते कि अब उनकी दुर्भाग्य मिट जाएगी। बीरबल चुप बैठा, पर उसकी आंखों में तीरों की नोक थी। वो समझ चुका था कि जहां इतनी जल्दी और बड़े दावे होते हैं, वहां अक्सर छल छद्म होता है। उसने ध्यान से देखा कि नटवरलाल किन लोगों के साथ बात कर रहा है, किस तरह से हाथ हिलाकर संकेत दे रहा है और किस तरह से उसके साथ कुछ दरबारी एक दूसरे के साथ आंख मारकर बातें कर रहे थे। बीरबल की सूझ ये भी कहती थी कि कोई व्यवस्था जरूर बनी होगी। नटवरलाल कहीं के किसी गुंडे या चोर के साथ मिलकर काम कर रहा होगा, ताकि वो खोई चीजें ढूंढकर बड़ी लालित्य से वापस कर सके और फिर इनाम वसूल सके। अकबर ने दरबार की शांति बनाए रखते हुए कहा, अगर तुम सचमुच ये दिखा सको तो तुम्हारे सम्मान में इनाम रखा जाएगा। पर बीरबल, तुम भी आजमाओ। हमें तुम्हारे तर्क और बुद्धि देखकर सत्य की परख करनी है। बीरबल ने हल्की मुस्कान की और बोला, जहांपनाह, मैं भी आजमाऊंगा, पर मेरी शर्त यह है कि तावीज को आज मैं उसके असली काम पर परखूंगा। नटवरलाल ने घमंड से कहा, बिल्कुल, जिसे चाहो मिटा दो, मैं हर खोई हुई चीज ढूंढ लूंगा। तब बीरबल ने मन ही मन निर्णय लिया कि वो नटवरलाल को न सिर्फ बेनकाब करेगा, बल्कि उसकी चालाकी से ये भी दिखाएगा कि कितने लोग कैसे झूठ पर भरोसा कर लेते हैं। बीरबल ने पहले दरबार में कुछ सामान्य प्रयोग किए। वो नटवरलाल को एक एक कर छोटे छोटे खोए वस्तुओं का हवाला दिए बिना गुहार लगाने के लिए कहा। नटवरलाल ने ठीक उसी तरह ढूंढ निकाला जैसे पहले, पर बीरबल की सूझ ने उसे और आगे की योजना बनानी पड़ी।
उसने कल्पना की कि अगर उसने खुद किसी वस्तु को छुपा दिया और नटवरलाल के जाते हुए उसकी जगह दूसरों को नजरअंदाज करवा दिया तो क्या होगा। पर यह पर्याप्त नहीं था। वो चाह रहा था कि नटवरलाल खुद ही अपनी चाल में फंसे, बिना किसी बाहरी सहारे के। तभी बीरबल ने योजना बनाई। उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और उन्हें कहा कि वे एक साधारण से लकड़ी के डिब्बे में कई तरह की छोटी छोटी चीजें रखें। एक पुराना कांटा, एक टकसाल की कवरी, एक सिल्वर का छोटा सिक्का और एक चमकीला मगर सामान्य पत्थर। फिर उसने उन चीजों में से एक चीज को खास तरह से चिन्हित किया। एक नाजुक लाल रेशमी धागा लकड़ी के टुकड़े के अंदर छिप कर रखा गया, जिसे केवल बीरबल ही जानता था। बीरबल ने उन्हीं चीजों को एक बड़े से सेज के नीचे छुपा कर रखा और दरबार वालों से कहा कि ये डिब्बा आज किसी के पास खो गया बताया गया मान लिया जाए। उसने ये सुनिश्चित किया कि उस डिब्बे को छुपाने का नाटक सिर्फ और सिर्फ वही नौकर जाने, बाहर के किसी भी अन्य व्यक्ति को इसकी जानकारी न थी। फिर बीरबल ने नटवरलाल से कहा, तू कहता है कि तावीज हर खोई हुई वस्तु की खुशबू पकड़ लेता है। अच्छा तो दिखा दे कि ये डिब्बा कहाँ छुपा हुआ है। पर एक शर्त, तुम तावीज को कंधे पर रखकर सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करके बताना। इस बार कोई बाहरी संकेत नहीं चलेगा। नटवरलाल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मेरा तावीज कभी नहीं छलता। उसने अपने गले से तावीज उतारा और बड़ी निष्ठा से उसे पकड़ा, फिर धीरे धीरे चारों ओर चला। भीड़ शांत थी, सबकी सांस अटकी हुई थी। नटवरलाल ने कई स्थानों पर रुका, फुसफुसाया और हर बार कुछ न कुछ कहकर इशारा किया, पर हर बार उसकी निशानियां गलत निकली। वो शाही बाग में गया, फिर मंदिर के पास टहल कर आया और बार बार वही पुरानी जगहों पर लौट आया जहां कोई भी वस्तु नहीं थी। आखिरकार एक बार उसने जोर से कहा, यही है, यही मिली। और उसने एक स्थान इंगित किया, पर वहां केवल पत्तियां और कुछ कंकड़ थे। भीड़ में गूंज उठी, क्या हुआ? तावीज नहीं चला? नटवरलाल चकरा गया, उसका चेहरा लाल होने लगा। बीरबल ने तब धीरे से कहा, नटवरलाल, तुम कहते हो कि तावीज खोई वस्तु की खुशबू पकड़ लेता है, पर क्या वो बताता है कि खोई वस्तु किसके घर में छुपी है? क्या वो बताता है कि कोई वस्तु उस व्यक्ति के जूते के नीचे है या उसके गले में लटकी है? नटवरलाल संकेतों से समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने फुसफुसाया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है, पर भीड़ का रुख बदल चुका था। बहुत से लोग हंसने लगे और कुछ ने अपनी शिकायतें वापस मांगनी शुरू कर दी। तभी बीरबल ने बड़ा कदम उठाया। उसने कहा, अच्छा, एक आखिरी अवसर, अगर तावीज सचमुच काम करता है तो ये चीज दिखा दे जो अभी पूरी तरह से छुपी है और जिसे केवल मैं ही जानता हूं। वो धीरे धीरे अपने कपटपूर्वक छुपाए हुए डिब्बे की ओर इशारा करके बोला, मेरे पास एक पुराना तख्ता है जिसमें कुछ खास चीजें बंद है। मैं चाहता हूं कि नटवरलाल वह बताए कि कौन सी चीज उस तख्ते के अंदर के बाएं कोने में है, पर नियम यही है कि वह कोने तक पहुंचकर भी देखेगा नहीं, केवल तावीज के सहारे बताएगा। नटवरलाल ने निश्चितता भरे स्वर में कहा, यह मेरे लिए खेल है। उसने तावीज को फिर से गले में बांधा और धीमे धीमे उस तख्ते के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर ठहर गया। पल भर में उसकी आंखों ने चारों ओर देखा। उसके होठों ने किसी से संकेत मांगा, पर बीरबल ने पहले ही अपनी योजना का दूसरा चरण पूर्व निर्धारित कर रखा था। उसने तख्ते के पास खड़े एक नौकर को जोर से झटका दिया। नोटिस में कुछ गड़बड़ी हुई और इसी ध्यान भटकाने के पल में नटवरलाल के हाथ चालाकी से उसके सहायक द्वारा टपक कर कुछ इशारे मिलने लगे। नटवरलाल ने बड़ी नाटकीयता से कहा, यहां बाएं कोने में एक चमकीला पत्थर है। भीड़ में कुछ लोग चिल्लाए कि नहीं, वहां तो कुछ और है। तब बीरबल ने आदेश दिया कि तख्ता खोला जाए। तख्ता खोला गया और भीतर से वही छोटी छोटी चीजें निकली, कांटा, सिक्का, चमकीला पत्थर, पर वो लाल रेशमी धागा जो बीरबल ने छिपाया था बाहर दिखाई दिया। नटवरलाल का चेहरा सख्त हो गया। वो झट से पलटा और बोला, महाराज,
ये तो मेरा छल था नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। पर बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, नटवरलाल, तुमने इस दरबार में जो खेल रचा था वो साफ दिखता है। तुमने पहले उन लोगों के साथ मिलकर उनके खोए हुए सामान का सहारा लिया, फिर वही सामान ढूंढकर वापस करके इनाम वसूला। पर यह तावीज तुम्हारे पास जादू नहीं, बल्कि चालाकी थी। तुमने संकेतों, सहयोगियों और नाटक का प्रयोग किया। भीड़ में हंसी और तिरस्कार की लहर दौड़ गई। नटवरलाल समझ गया कि अब उसकी असली चाल पकड़ी जा चुकी है। उसने घबरा कर कहा, नहीं महाराज, मैं केवल लोगों की मदद करना चाहता था, मैंने कभी चोरी नहीं की। पर बीरबल ने शांत स्वर में आगे कहा, यदि तुम्हारा इरादा बड़ा नेक होता तो तुम सबको सच बता देते, पर तुमने लोगों के विश्वास का लाभ उठाया। आज तुमने जो हवा बांध रखी थी वो खुल चुकी है। बीरबल ने फिर से उपदेश दिया, सच वही है जो बिना दिखावे के अपना असर दिखाए। अगर तुम सचमुच लोगों की मदद करना चाहते थे तो क्यों न तू अपनी कला का उपयोग ईमानदारी से करता। अकबर ने दया और निर्णय दोनों का मिश्रण दिखाते हुए कहा, नटवरलाल, इस बार तुम्हारे साथ कठोरता जरूरी नहीं, पर न्याय है कि जो भी तुम्हारे साथ जुड़कर चोरी का भाग बने वे जेल के हवाले किए जाएं। तुम स्वयं भी ये दिखाओ कि तुम न केवल अपनी चालें छोड़ रहे हो, बल्कि जो कुछ तुम्हारे पास पड़ा है वो सब वापस करोगे। नटवरलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वो सब लौट आएगा और घोषणा की कि आगे से वो धोखाधड़ी नहीं करेगा। बीरबल ने वो छोटी छोटी चीजें वापस करके लोगों को खुश कर दिया और ये भी सुनिश्चित किया कि खोई हुई चीजें सही ठीक लोगों तक पहुंचे। किसी ने दरबार में हल्की तालियां बजाईं, न केवल इसलिए कि नटवरलाल पकड़ा गया था, बल्कि इसलिए भी कि बीरबल ने अपने बुद्धि और चतुराई से ये दिखा दिया कि कैसे झूठ और कपट को समझदारी और निरीक्षण से बेनकाब किया जा सकता है। कुछ लोगों ने बाद में नटवरलाल से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या गरीबी ने उसे प्रेरित किया। नटवरलाल ने नम आंखों से कहा कि कभी आवश्यकता ने, कभी लालच ने उसे ये रास्ता दिखाया, पर आज जब उसने खुद अपनी नजर देखी तो वो पछताया और सबका भरोसा जीतने के लिए वादा किया कि आगे से वो ईमानदारी का मार्ग अपनाएगा। बाद में जब अकबर और बीरबल बाग की सैर पर निकले, अकबर ने कहा, तुमने आज फिर समझाया कि बुद्धि क्या कर सकती है। न केवल सच्चाई का पता लगाना, बल्कि और मानव स्वभाव को समझना। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, दुनिया में जितने भी जंजाल हैं वो समझ और व्यावहारिकता से सुलझते हैं। लोग अक्सर चुटकी में आश्वस्त हो जाते हैं कि कोई जादू उन्हें उनकी हर समस्या से बचा देगा, पर असल जादू तो उनकी अपनी सतर्कता और समुदाय का साथ है। जो टिका हुआ और सच्चा है वही टिकेगा, जो दिखावटी और फरेबी है वो दिखते ही उड़ जाएगा। नटवरलाल की कहानी उस दिन दरबार में एक चेतावनी बनकर रह गई कि किसी भी नए दावे पर तर्क और प्रमाण की छानबीन आवश्यक है। कुछ समय तक नटवरलाल ने सचमुच सुधरने की कोशिश की। वो शहरों में घूमकर ईमानदारी से लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को हल करने लगा और धीरे धीरे उसने अपने पुराने अपराधों का पश्चाताप किया। लोगों ने भी उसे एक मौका दिया, पर उसके लिए ये याद रखने योग्य था कि विश्वास एक ऐसी चीज है जो बार बार टूटने पर बनता नहीं, उसे संभालना पड़ता है। वक्त चलता रहा। दरबार के किस्से पुराने तरतीबों, बुद्धिमानी और मानवीय संवेदना के मिलन की कहानियां गढ़ते रहे। बीरबल की सूझ और अकबर की दया ने उस दिन एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय केवल सजा देना नहीं है, वो लोगों को सीख देना और समाज को सजग बनाना भी है। नटवरलाल का नाम उसी दरबार में जब लिया जाता तो लोग धीरे से मुस्कुराकर कहते, देखो, जिसने धोखा किया उसने सीख ली। पर सीख वही सच्ची है जो किसी को बार बार न करनी पड़े। एक छोटी सी सीख, दिखावे और बड़े दावों पर तुरंत भरोसा न करें। समझदारी, तर्क और सतर्क अवलोकन ही असली सुरक्षा है। अकबर के दरबार में वो दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। लोगों की भीड़, चमकते चांदी सोने के बर्तन, शाही संगीत की मधुर तान, सब कुछ उस खास मौके के लिए सजाया गया था
जब विदेश के एक प्रतिष्ठित राजकुमार ने सरकार-ए-जहां को एक अनमोल तोहफा भेजा था। वो तोहफा था नीला हीरा, ऐसा हीरा जिसकी गूंज दूर दूर तक थी और जो दुर्लभता और सुंदरता में अन्य रत्नों से बिल्कुल अलग माना जाता था। शहर भर में चर्चा थी कि इस नीले हीरे की नीली चमक रात के तारों जैसी है और उसका रंग मानो समुंदर का गहरा अंश हो। अकबर ने जब वो तोहफा अपने सामने रखा देखा तो उसकी आंखों में वही वैभव की चमक आ गई जो उसे हर उस चीज में भाती थी जो राज्य की शान बढ़ाए। बीरबल भी खामोशी से वही खड़ा था। मुस्कुराहट उसके होठों पर थी पर आंखों का सचेतपन कहीं दिल में चुभ रहा था। वो हमेशा की तरह तैयार था किसी रहस्य को सुलझाने के लिए। रत्न को एक सुरक्षित कांचांकी में रखा गया था और सैनिकों ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। हर कोई उस नील रेशमी चमक को निहारे जा रहा था कि जैसे किसी ने आकाश का एक छोटा टुकड़ा धरातल पर उतार दिया हो। दरबार में महीनों की तैयारी थी। कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए ये अनुदान भेजा गया था। अकबर ने सादगी और गौरव दोनों दिखाते हुए उस हीरे को सार्वजनिक रूप से दर्शन कराने का फैसला लिया ताकि दरबार और शहर के लोग इसका दीदार कर सकें। सभी तरह के विद्वान, जौहरी और दरबारी उपस्थित थे, पर किसे पता था कि उसी दिन एक अप्रत्याशित घटना पूरे राज्य के कानों कान फड़का देगी। जैसे ही कुछ घंटों के बाद हीरा फिर से जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए निकाला गया, दरबार में एक भयंकर चुप्पी छा गई। कांझांकी के भीतर रखा नीला हीरा अचानक एक सूक्ष्म सी आवाज के साथ दो भागों में विभक्त हो गया। एक लंबी दरार ने उसे बीच से बांट दिया और छोटे छोटे टुकड़ों की तरह गिरने लगा। हवा में जैसे समय थम गया हो। लोगों की सांसें अटक गई। कुछ तो मुंह से बुदबुदाए, ये तो असंभव है, और किसी ने डर के मारे पीछे हटकर अपनी आंखें हाथों से ढक ली। अकबर का रंग मुरझा गया। राज्य की शान का प्रतीक, जो कि विदेशी राजकुमार ने सौहार्द के संकेत में भेजा था, अब टूटा पड़ा था। कुछ लोगों ने तुरंत ही शक जताया, कौन इस रत्न को नुकसान पहुंचा सकता था? क्या यह दुर्घटना थी या कोई सुनियोजित साजिश? दरबार में कुछ आवाजें आई, ये कोई दुष्ट चाल हो सकती है, किसी ने जादू कर दिया होगा, या ये हीरा कभी असली ही नहीं था। और तर्कों की बाढ़ आ गई। अकबर ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जो भी इस बात का कारण होगा उसे ढूंढकर सख्त सजा मिलेगी। आज दरबार में जो कुछ भी कहा जाता है, सबके समक्ष सच्चाई सामने आनी चाहिए। उसकी आंखों में निश्चय और दुख का मिश्रण था। फिर उसने देखा कि सबकी नजरें अपने नायक बीरबल पर टिक गई। वो हमेशा जटिल मामलों को सरल बना देता था। बीरबल ने कोई तुरंत उत्तर नहीं दिया। वो घनघोर विचारों में डूब गया और कहने लगा, जहां पनाह, इस बात से घबराने की जरूरत नहीं। पहले कारण पर ध्यान दे, फिर अपने मन से निर्णय ले। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास समय है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सुलझाओ। जो भी इस संकट का कारण निकले, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। पर याद रहे, हमें सत्य चाहिए, न कि किंवदंती। बीरबल ने कुछ क्षण तक तिनकासा मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे आज इस मामले की तह तक जाने दो। मैं पहले हीरे के टुकड़ों की जांच करूंगा और फिर दोषी को पकड़ लाऊंगा, पर इसके लिए आप मुझे कुछ स्वतंत्रता दें। बीरबल की अनुमति मिलते ही उसने बड़े धैर्य के साथ छोटी छोटी चीजों को जांचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कांचांकी के चारों ओर की सतहों, लॉक और तख्तों की जांच की। उसने देखा कि कांच के भीतर हीरा किस तरह रखा गया था, एक नरम रेशमी तख्ते पर और ऊपर से पतले कपड़े से ढका हुआ। बीरबल ने समझा कि यदि किसी ने हाथ लगाकर हीरा तोड़ना चाहा होता तो कांचांकी की सतह पर या लॉक पर शरारती निशान रहने चाहिए थे, पर वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने सैनिकों से पूछा, अंतिम बार किसने इस झांकी को खोला था? एक सैनिक ने जवाब दिया, रानी की निकट परिचारिका नूरजहां ने थोड़ी देर पहले इसे छुआ था, जब वो पास से गुजरी थी।
पर नूरजहां की साख पवित्र थी और उसका चरित्र कोई शक की अनुमति नहीं देता, तो बीरबल ने दूसरा मार्ग अपनाया। बीरबल ने नजदीक के जौहरियों, ज्वेलर्स को बुलाया। उनमें से पुराने अनुभव वाले एक बजरंग नामक जौहरी ने टुकड़ों को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, हीरे किसी विशेष तरह के खनिज होते हैं। वे सामान्यतः साफ और कठोर होते हैं। अगर ये हीरा टूट गया है तो कारण कुछ भी हो सकता है, अंदरूनी दोष, तापमान में तीव्र परिवर्तन या फिर कोई बड़ी ताकत। पर बीरबल ने उसकी बात पर सवाल उठाया, बजरंग, तुमने कभी किसी हीरे को ऐसे अचानक बीच में विभक्त होते देखा है? बजरंग कुछ सोचकर बोला, हीरे कठोर होते हैं और उनकी जकड़बंदी कई बार विशिष्ट दिशा में विभाजन दिखाती है, पर अचानक इस तरह पूर्णतः टूटना असामान्य है। ये जवाब बीरबल के दिमाग में और प्रश्न खड़े कर गया। बीरबल ने टुकड़ों को और बारीकी से देखा। उसने रेखाओं, किनारों और चमक के स्वरूप पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि कुछ टुकड़ों की चमक उस तरह की नहीं थी जैसा असली हीरे की होती। उनमें कुछ बुलबुले जैसे छोटे छोटे गुब्बारे छिपे थे। उसकी आंखें तेज थी। इतनी छोटी बात भी उसके द्वारा पकड़ी गई। उस छोटे से संकेत ने बीरबल के जहन में एक संभावनापूर्ण विचार जगा दिया। क्या हो सकता है कि यह पूरा हीरा असल में किसी कांच या कांचमान पदार्थ का बना हुआ नकल न हो? बीरबल ने उस दावे की प्रामाणिकता जांचने के लिए एक सरल परख की मांग की। उसने कहा, किसी पास के तालाब से पानी लाओ और इन टुकड़ों में एक एक करके डालो। कुछ लोग हैरान हुए कि यह तरीका कैसा होगा, पर जब टुकड़े पानी में डाले गए तो असली जौहरी के चेहरों पर हैरानी छा गई। कांच के छोटे छोटे टुकड़े पानी में कुछ अलग तरह से तैर रहे थे और उनमें से कुछ के भीतर छोटे छोटे हवा के बुलबुले दिखाई दे रहे थे। असली हीरे में ऐसे बुलबुले नहीं होते। तब बजरंग ने धीरे से कहा, यह कांच ही है, जहांपनाह, ये हीरा नहीं। दरबार में उस समय एक शोर उठा। कई लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जो विदेशियों ने भेजा वो नकली निकला, या फिर किसी ने अपने आप ही असली हीरा हटाकर एक नकली रख दिया? संदेह की आंच अब बढ़ने लगी। अकबर की आवाज में एक ठंडापन आ गया। ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी। हमें पता लगना चाहिए कि असली हीरा कहां गया। इस धोखे का सरोकार किसी बड़े षड्यंत्र से हो सकता है। बीरबल ने तुरंत दूसरे चरण पर काम शुरू किया। उसने दरबार में पूछताछ की। उस चक्कर में कई लोग सामने आए। किसी ने कहा कि उन्होंने एक अजीब सी महिला को बाहर के आंगन में देखा था, जो हीरे के पास कुछ घंटों पहले आई थी। किसी ने बताया कि एक शिप्पू नाम का व्यापारी करीब गया था। पर बीरबल ने ध्यान से देखा। किसी की बातों में सच्चाई और झूठ की हल्की सी झलक होती है। किसी की आंखें घटना के वक्त की सामूहिक स्मृति से मिलती थी, जबकि किसी के चेहरे पर असहजता झलकती थी। बीरबल ने फिर देखा कि वही व्यक्ति जो कांचांकी की सफाई करता है, हाफिज नाम का नौकर, उस दिन थोड़ी देर गायब था। जब उसे बुलाया गया तो वो कांपता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मैंने केवल झांकी की सफाई की, पर मेरा काम वहीं तक सीमित था। मैंने जो देखा वो मैंने कहा नहीं, पर मेरा मन डर गया। बीरबल ने उसे ठंडे ढंग से समझाया कि सच्चाई बताने में उसे कोई डरने की जरूरत नहीं। उसने हाफिज से पूछा कि क्या उसने कुछ असामान्य देखा। हाफिज ने धीरे से बताया, दरबार के पास एक व्यक्ति जो अक्सर जौहरियों के साथ आता जाता रहता है, उसने कई बार हीरे की तरह की वस्तुओं पर देखा था। वो इस बार भी आया था और मेरी नजरों से बचते हुए कांचांकी के पास कुछ देर रुका था। इस पर बीरबल ने उस व्यक्ति, जिसका नाम रजाउल्लाह था, को बुलाने का आदेश दिया। रजाउल्लाह नाम का व्यक्ति सख्त सा मध्यम काय था और उसे देखकर साफ था कि वह किसी तजुर्बेकार व्यापारी की तरह था। बीरबल ने उससे पूछा कि वो उस दिन क्या कर रहा था। रजाउल्लाह ने कुछ झिझकते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने बस वही किया जो मेरी आदत है। मुझे रत्न और कांच की खूबियां समझनी है। मैंने हीरे के चारों ओर कुछ चीरफाड़ नहीं देखी। पर बीरबल ने उसकी आस्तीन पर कुछ सूक्ष्म नीले दाग देखे, ऐसे दाग जो किसी विशिष्ट नीले रंग के पाउडर के थे।
वो रंग हीरे के रंग जैसा था। ये संकेत भी शक पैदा करने के लिए काफी था। रज़ाउल्लाह का चेहरा कुछ तिरछा हो गया। उसने कहा, ये दाग पुराने हैं, किसी और चीज की वजह से। पर बीरबल के दिमाग में शंका पुख्ता होती गई। बीरबल ने बुद्धि से एक योजना बनाई। वो जानना चाह रहा था कि क्या किसी ने सचमुच असली हीरे की जगह एक नकली रख दी थी या कोई चमत्कार हुआ था। वो एक लघु जाल बुनने लगा। उसने दरबार में कहा कि असली हीरा, जो कि विदेशी राजकुमार ने भेजा था, यदि सुरक्षित मिला तो उसे बड़ी इनाम राशि दी जाएगी, पर यदि वो किसी दुराचारी ने बेच दिया तो उस दुराचारी को पकड़कर दंडित किया जाएगा। ये अफवाह करते ही बाजार में हलचल मची। जो भी असली हीरा बेचने की सोच रहा था, वो अब सतर्क हुआ। बीरबल ने फिर से रज़ाउल्लाह पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि रज़ाउल्लाह एक पुराने जौहरी के साथ संबंध रखता था, जिसका नाम खानदानी जौहरी गुलाम था। बीरबल ने गुलाम को भी दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने हाल ही में कोई नीले रंग का उपहार देखा है। गुलाम ने डरते हुए कहा कि उसने ताजा तवर पर बाजार से कुछ कांच के नीले मोतियां खरीदी थी, पर यह कब खरीदा गया और किसने खरीदा, इसका पता नहीं था। लेकिन बीरबल को तब असल सुराग मिला जब उसने कांचांकी के अंदर रखी रखरखाव की सूक्ष्म वस्तुओं में से एक फुटा हुआ छोटा स्याही का डिब्बा देखा। उसमें वही नीली पिगमेंट मिट्टी की एक मोटी परत की तरह चिपकी हुई थी। उसी रात बीरबल ने चुपके से गुलाम के घर का निरीक्षण करने का फैसला किया। उसने कुछ भरोसेमंद सैन्य लोगों के साथ गांव के उस तरफ रात में चुपके से देखा। गुलाम के घर के एक छोटे से बाक्स में एक गहरे नीले कपड़े में लिपटा हुआ कुछ मिला। बीरबल ने पास जाकर छांटा तो पाया कि वो एक छोटा सा असली हीरा था, झकझोर देने वाली नीली चमक के साथ। बीरबल ने तुरंत आहट ही दे दी। गुलाम और रज़ाउल्लाह दोनों को पकड़ा गया और उन्हें दरबार में लाया गया। दरबार में बहस गरमाई। गुलाम और रज़ाउल्लाह ने पहले तो कुछ झूठ बोला, पर बाद में कठोर साक्ष्य और बीरबल की सूक्ष्मता के आगे उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। गुलाम ने बताया कि वो आर्थिक तंगी के कारण और रज़ाउल्लाह की लालच में आकर दरबार के पास आए दिन की सफाई में काम करने वाले हाफिज को कुछ पैसे देकर कांचांकी के अंदर असली हीरे को एक रात के लिए बदलवा लिया था। वे असली हीरे को एक नकली कांच के साथ बदलकर बाहर ले गए थे और फिर उसे बाजार में बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। पर बेचते समय डर के कारण और शहर में अफवाह फैलने से पहले ही गुलाम ने हीरे को अपने घर छुपा दिया। बीरबल ने सारा खेल समझा लिया। यह धोखा युक्त योजना थी और रज़ाउल्लाह ने हीरे के नकली रंग को और अधिक विश्वसनीय दिखाने के लिए कांच पर नीला पाउडर भी लगाया था, जिससे कांच की चमक हीरे जैसी लगे। उसने झांकी के अंदर कांच के टुकड़ों और असली हीरे के फ्रैगमेंट्स की तुलना कराई और सबका सम्मति हुआ कि जो टूटे हुए टुकड़े थे वे वास्तव में कांच के थे और असली हीरा सुरक्षित मिल गया है। अकबर ने निश्चय किया कि दोषियों को राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाए, पर बीरबल ने मोड़ दिया। उसने अकबर से विनती की कि दोषियों को मर्यादा के साथ सजाया जाए, न कि क्रूरता से। उसने कहा, जहांपनाह, इन दोनों ने पाप किया है और उनको दंड मिलेगा, पर जनता को भी दिखाना चाहिए कि न्याय में दया भी है, क्योंकि कभी कभी गरीबी और लालच लोगों को ऐसे कदमों पर मजबूर कर देती है। हमें दंड के साथ सुधार का मार्ग भी देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात पर गौर किया और निर्णय किया कि गुलाम और रज़ाउल्लाह को कुछ कठिन परिश्रम के साथ प्रत्याशित सेवाओं में लगाया जाए, ताकि वे अपने किए का प्रायश्चित कर सकें और भविष्य में नेक रास्ता अपना सकें। साथ ही कांचांकी की सुरक्षा और निरीक्षण के कड़े नियम बनाए गए, ताकि दोबारा कभी किसी ने ऐसा धोखा न दे सके। राज्य में यह घटना एक सबक बनकर पीढ़ियों तक गूंजी। यहां तक कि विदेशों में भी समाचार गया कि कैसे अकबर और बीरबल ने मिलकर चालाकी से भरे अपराध का पर्दाफाश किया और न्याय का पालन करते हुए दोषियों को सुधरने का अवसर दिया। नीला हीरा वापस अपने स्थान पर रखा गया और इस बार उसकी सुरक्षा
और प्रामाणिकता के लिए और भी सलाह ली गई। जब अकबर और बीरबल एक शाम बाग में बैठे थे, अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर दिखा दिया कि बुद्धि और सूझबूझ किसी भी समस्या का हल है। बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य की खोज में धैर्य, निरीक्षण और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। और जो चीज बाहरी दिखावे में बड़ी लगती है, जरूरी नहीं कि वो सच्चाई की मिसाल हो। कभी कभी वो केवल दिखावा ही हो सकता है। वक्त के साथ नीला हीरा फिर से उस महल की शोभा बना, पर इस बार उसके साथ एक और सीख जुड़ी हुई थी कि शान हमेशा सत्य के ऊपर नहीं टिकती, और सच्ची रक्षा सतर्कता और सही अधिकारी निरीक्षण से होती है। और लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से अकबर ने हर बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा में एक नई कड़ी जोड़ी, न कि सिर्फ सैनिकों की, बल्कि न्याय और समझ के उन लोगों की भी जो हमेशा सच की रक्षा करें। एक छोटी सी सीख, दिखावे और चमक पर तुरंत विश्वास न करो। सत्य की परख धैर्य, निरीक्षण और बुद्धिमत्ता से की जाती है। अकबर के सुविख्यात दरबार में उस सुबह कुछ अलग ही हलचल थी। सूरज की पहली किरणों ने जब शाही किले की ऊंची ऊंची दीवारों को छुआ, तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा महल सुनहरी चादर ओढ़कर जग गया हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक उत्सुकता भी घुली हुई थी, क्योंकि आज दरबार में एक ऐसा आयोजन होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरा किला इस खबर से गूंज रहा था कि पड़ोसी राज्य का एक अपार शक्तिशाली योद्धा, जिसे लोग बलभद्र सिंह नाम से जानते थे, अकबर के सबसे बुद्धिमान और प्रसिद्ध मंत्री बीरबल को चुनौती देने आ रहा है। योद्धा की प्रसिद्धि ऐसी थी कि उसके नाम से ही लोग घबर जाते थे। उसकी कदकाठी ऊंची, शरीर फौलाद जैसा और हाथ में हर समय रहने वाली भारी भरकम गदा उसकी शक्ति का प्रतीक थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने कई सेनाओं को अकेले ही परास्त कर दिया है, और उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो अक्सर कहता, दुनिया में शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। परंतु उसी के विपरीत अकबर का दरबार ऐसे व्यक्ति के अधीन था जिसकी कदकाठी साधारण थी, शरीर दुबला-पतला, परंतु बुद्धि किसी खजाने से कम नहीं। वो था मशहूर बीरबल। राज्य के लोगों में चर्चा चल रही थी कि जब दुनिया में बलभद्र जैसे लोग मौजूद हों, तो बीरबल की बुद्धि किस काम की? क्या बुद्धि सच में इतनी बड़ी ताकत है जितना लोग कहते हैं? कई लोग इस मुठभेड़ को देखने के लिए महल के बाहर जमा हो गए थे। बुद्धि नहीं, अकबर स्वयं भी इस चुनौती को लेकर गंभीर थे, पर उन्हें अपने प्रिय बीरबल पर पूरा भरोसा था। जैसे ही दरबार लगा, सारे मंत्री, सेनापति, कवि और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। तभी महल के विशाल दरवाजे खुले और बलभद्र सिंह अंदर आया। उसके कदमों से फर्श तक थरथरा उठा। वो सीधे सिंहासन के सामने जाकर रुका और बोला, जहांपनाह, मैं बलभद्र सिंह, जो शक्ति का उपासक है, आपका दरबार चुनौती देने आया हूं। सुना है आपका मंत्री बीरबल बड़ा चतुर है। आज मैं उसे साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत केवल बल ही है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, हमारा मंत्री बीरबल अभी आएगा। पर याद रहे, यहां किसी की शक्ति को परखने के लिए अपमान नहीं, बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया जाता है। तभी बीरबल धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए दरबार में प्रवेश करता है। चेहरे पर सहज मुस्कान, आंखों में सरलता, पर भीतर अटल आत्मविश्वास। बलभद्र उसे देखते ही हंस पड़ा। इतने दुबले पतले इंसान को तुमने अपना मुख्य सलाहकार बना रखा है? ये तो मेरे एक वार में ढह जाएगा। क्या यही तुम्हारी ताकत है? जहांपनाह, दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई, लेकिन अकबर ने कड़े स्वर में कहा, यहां अपमान नहीं होगा। यदि चुनौती देनी है तो सम्मानपूर्वक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बलभद्र जी, मैं भी आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। आप कहते हैं कि शक्ति सबसे बड़ी ताकत है, और मैं कहता हूं कि बुद्धि सबसे बड़ी। आइए, आज हम परख लेते। बलभद्र ने ऊंची आवाज में कहा, तो बताओ, क्या करना है? क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? क्या गदा उठाओगे या फिर भाग जाओगे?
जैसे कमजोर लोग भागते हैं। बीरबल अब भी शांत रहे। उन्होंने कहा, न तो युद्ध की जरूरत है, न गदा की, क्योंकि बुद्धि कभी रक्तपात नहीं होने देती। वो समस्याओं का समाधान बिना हिंसा के करती है। चलिए, हम एक परीक्षा करते हैं। यदि आप ये प्रमाणित कर दें कि आपकी शक्ति बुद्धि से बड़ी है, तो मैं मान लूंगा कि आप सही हैं। लेकिन यदि मैं साबित कर दूं कि बुद्धि बड़ी है, तो आपको अपना गर्व त्यागना पड़ेगा। बलभद्र ने कहा, तो जल्दी बताओ परीक्षा क्या है। बीरबल ने दरबार में खड़े 2 सैनिकों को आदेश दिया कि दरबार के बीच में एक बड़ा, भारी, बौना पत्थर ले आए। इतना भारी कि 10 आदमी भी उसे मुश्किल से उठा सके। सैनिक तुरंत पत्थर ले आए। बलभद्र ने ठहाकेदार हंसी में कहा, क्या यही तुम्हारी परीक्षा है? मैं इसे अकेले उठा सकता हूं। बीरबल ने कहा, अच्छा, पर पहले मेरी बात सुनिए। फिर वो आगे बोले, इस पत्थर को महल के बाहर 100 कदम दूर नदी के किनारे पहुंचाना है। आप इसे उठाकर ले जाएं तो आपकी शक्ति की जीत। लेकिन यदि मैं इस पत्थर को बिना अपनी उंगली तक लगाए नदी तक पहुंचा दूं, तो मेरी बुद्धि की जीत। चुनौती स्वीकार। दरबार में खामोशी छा गई। बलभद्र को लगा कि ये कोई मजाक है। वो गर्व से बोला, स्वीकार। उसने अपनी गदा जमीन पर रखी, घुटनों को मोड़ा और दोनों हाथों से उस विशाल पत्थर को उठाने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया, नसें तनने लगी, पसीना बहने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 15 मिनट बीत गए, पर पत्थर हिला तक नहीं। वो झेम गया, पर अपना अहंकार छोड़े बिना दोबारा जोर आजमाने लगा। इस बार उसने दाहिना कंधा झुकाया, दोनों बाहों में पत्थर को दबाया और पूरा जोर लगाया। कुछ इंच पत्थर हिला, लेकिन उठ नहीं पाया। अब दरबार के लोग फुसफुसाने लगे, शक्ति का ये दावेदार शायद हद से अधिक घमंडी है। बलभद्र बुरी तरह थक चुका था। बीरबल ने अब धीरे से कहा, क्या अब मैं अपनी बुद्धि को आजमाऊं? बलभद्र थकान में भी बोला, हां, कर लो, पर यह पत्थर उठाकर नदी तक ले जाना असंभव है बिना हाथ लगाए। बीरबल ने एक मुस्कान दी और सैनिकों को आदेश दिया, इस पत्थर को उठाकर एक बड़े रथ पर रख दो। सैनिकों ने तुरंत वैसा ही किया। फिर बीरबल ने कहा, अब इस रथ को नदी किनारे ले जाओ। कुछ ही मिनटों में पत्थर नदी किनारे पहुंच गया, बिना बीरबल के उंगली लगाए। पूरे दरबार में तालियों की गूंज उठी। बलभद्र का गर्व हवा की तरह उड़ गया। वो शर्मिंदा सा बोला, पर यह तो सैनिकों ने उठाया, आपने नहीं। बीरबल ने उत्तर दिया, और क्या आपने पत्थर उठाया था? क्या आप स्वयं इसे ले गए? आपने केवल कोशिश की, परंतु बुद्धि ने वो काम कर दिया जो बल कर नहीं पाया। यही अंतर है शक्ति और बुद्धि में। शक्ति अकेले सीमित है, बुद्धि किसी भी संसाधन का उपयोग कर सकती है। बुद्धि वो मार्ग खोज लेती है जहां शक्ति असहाय हो जाती है। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है, न कि बल। दरबार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बलभद्र सिंह, तुम्हें आज समझ आ गया होगा कि मेरे बीरबल की बुद्धि क्यों इतनी प्रसिद्ध है। शक्ति तुम में बहुत है, पर बुद्धि के सामने शक्ति भी नतमस्तक होती है। बलभद्र ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं मानता हूं कि शक्ति महत्वपूर्ण है, पर बुद्धि उससे बहुत बड़ी। मैं आज से अपना घमंड त्यागता हूं और इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे ये सीख बीरबल जी से मिली। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, मानव की असली ताकत उसकी सोच में है। ताकत क्षणिक होती है, बुद्धि हर परिस्थिति में काम आता है। इसके बाद बलभद्र ने अकबर से क्षमा मांगी, दरबारियों को प्रणाम किया और शर्मिंदा पर सीख ग्रहण किए हुए अपने राज्य वापस लौट गया। वो जाते हुए मन ही मन सोच रहा था कि दुनिया में सचमुच सबसे बड़ी शक्ति वही है जो हर मुश्किल को हल में बदल दे, और वो शक्ति केवल बुद्धि ही है। उधर बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। लोग कहने लगे, जिस दिन शक्ति थक जाती है, उसी दिन बुद्धि जीत जाती है।
क्योंकि बुद्धि की ताकत मन से आती है और मन की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। अकबर ने उस दिन शाम को बीरबल को एक सोने का हार और पुरस्कार देकर कहा, आज तुमने पूरे राज्य को यह दिखा दिया कि दिमाग की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो स्वयं की नहीं, दूसरों की भलाई में काम आए। महल के ऊपर सूरज डूब रहा था, पर नीचे बीरबल की बुद्धि की चमक पूरे राज्य में उजाला फैला रही थी। अकबर स्वयं भी इस चुनौती को लेकर गंभीर थे, पर उन्हें अपने प्रिय बीरबल पर पूरा भरोसा था। जैसे ही दरबार लगा, सारे मंत्री, सेनापति, कवि और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। तभी महल के विशाल दरवाजे खुले और बलभद्र सिंह अंदर आया। उसके कदमों से फर्श तक थरथरा उठा। वो सीधे सिंहासन के सामने जाकर रुका और बोला, जहां पनाह, मैं बलभद्र सिंह, जो शक्ति का उपासक है, आपका दरबार चुनौती देने आया हूं। सुना है आपका मंत्री बीरबल बड़ा चतुर है। आज मैं उसे साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत केवल बल ही है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, हमारा मंत्री बीरबल अभी आएगा। पर याद रहे, यहां किसी की शक्ति को परखने के लिए अपमान नहीं, बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया जाता है। तभी बीरबल धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए दरबार में प्रवेश करता है। चेहरे पर सहज मुस्कान, आंखों में सरलता, पर भीतर अटल आत्मविश्वास। बलभद्र उसे देखते ही हंस पड़ा। इतने दुबले पतले इंसान को तुमने अपना मुख्य सलाहकार बना रखा है? ये तो मेरे एक वार में ढह जाएगा। क्या यही तुम्हारी ताकत है जहांपना? दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई, लेकिन अकबर ने कड़े स्वर में कहा, यहां अपमान नहीं होगा। यदि चुनौती देनी है तो सम्मानपूर्वक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बलभद्र जी, मैं भी आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। आप कहते हैं कि शक्ति सबसे बड़ी ताकत है और मैं कहता हूं कि बुद्धि सबसे बड़ी। आइए, आज हम परख लेते। बलभद्र ने ऊंची आवाज में कहा, तो बताओ, क्या करना है? क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? क्या गदा उठाओगे या फिर भाग जाओगे जैसे कमजोर लोग भागते हैं? बीरबल अब भी शांत रहे। उन्होंने कहा, न तो युद्ध की जरूरत है, न गदा की, क्योंकि बुद्धि कभी रक्तपात नहीं होने देती। वो समस्याओं का समाधान बिना हिंसा के करती है। चलिए, हम एक परीक्षा करते हैं। यदि आप ये प्रमाणित कर दें कि आपकी शक्ति बुद्धि से बड़ी है, तो मैं मान लूंगा कि आप सही हैं। लेकिन यदि मैं साबित कर दूं कि बुद्धि बड़ी है, तो आपको अपना गर्व त्यागना पड़ेगा। बलभद्र ने कहा, तो जल्दी बताओ परीक्षा क्या है? बीरबल ने दरबार में खड़े 2 सैनिकों को आदेश दिया कि दरबार के बीच में एक बड़ा, भारी, बौना पत्थर ले आए। इतना भारी कि 10 आदमी भी उसे मुश्किल से उठा सके। सैनिक तुरंत पत्थर ले आए। बलभद्र ने ठहाकेदार हंसी में कहा, क्या यही तुम्हारी परीक्षा है? मैं इसे अकेले उठा सकता हूं। बीरबल ने कहा, अच्छा, पर पहले मेरी बात सुनिए। फिर वो आगे बोले, इस पत्थर को महल के बाहर 100 कदम दूर नदी के किनारे पहुंचाना है। आप इसे उठाकर ले जाएं तो आपकी शक्ति की जीत। लेकिन यदि मैं इस पत्थर को बिना अपनी उंगली तक लगाए नदी तक पहुंचा दूं, तो मेरी बुद्धि की जीत। चुनौती स्वीकार? दरबार में खामोशी छा गई। बलभद्र को लगा कि ये कोई मजाक है। वो गर्व से बोला, स्वीकार। उसने अपनी गदा जमीन पर रखी, घुटनों को मोड़ा और दोनों हाथों से उस विशाल पत्थर को उठाने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया, नसें तनने लगी, पसीना बहने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 15 मिनट बीत गए, पर पत्थर हिला तक नहीं। वो झेम गया, पर अपना अहंकार छोड़े बिना दोबारा जोर आजमाने लगा। इस बार उसने दाहिना कंधा झुकाया, दोनों बाहों में पत्थर को दबाया और पूरा जोर लगाया। कुछ इंच पत्थर हिला, लेकिन उठ नहीं पाया। अब दरबार के लोग फुसफुसाने लगे, शक्ति का ये दावेदार शायद हद से अधिक घमंडी है। बलभद्र बुरी तरह थक चुका था। बीरबल ने अब धीरे से कहा, क्या अब मैं अपनी बुद्धि को आजमाऊं?
बलभद्र थकान में भी बोला, हाँ कर लो, पर यह पत्थर उठाकर नदी तक ले जाना असंभव है बिना हाथ लगाए। बीरबल ने एक मुस्कान दी और सैनिकों को आदेश दिया, इस पत्थर को उठाकर एक बड़े रथ पर रख दो। सैनिकों ने तुरंत वैसा ही किया। फिर बीरबल ने कहा, अब इस रथ को नदी किनारे ले जाओ। कुछ ही मिनटों में पत्थर नदी किनारे पहुंच गया, बिना बीरबल के उंगली लगाए। पूरे दरबार में तालियों की गूंज उठी। बलभद्र का गर्व हवा की तरह उड़ गया। वो शर्मिंदा सा बोला, पर ये तो सैनिकों ने उठाया, आपने नहीं। बीरबल ने उत्तर दिया, और क्या आपने पत्थर उठाया था? क्या आप स्वयं इसे ले गए? आपने केवल कोशिश की, परंतु बुद्धि ने वो काम कर दिया जो बल कर नहीं पाया। यही अंतर है शक्ति और बुद्धि में। शक्ति अकेले सीमित है, बुद्धि किसी भी संसाधन का उपयोग कर सकती है। बुद्धि वो मार्ग खोज लेती है जहां शक्ति असहाय हो जाती है। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है, न कि बल। दरबार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बलभद्र सिंह, तुम्हें आज समझ आ गया होगा कि मेरे बीरबल की बुद्धि क्यों इतनी प्रसिद्ध है। शक्ति तुम में बहुत है, पर बुद्धि के सामने शक्ति भी नतमस्तक होती है। बलभद्र ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं मानता हूं कि शक्ति महत्वपूर्ण है, पर बुद्धि उससे बहुत बड़ी। मैं आज से अपना घमंड त्यागता हूं और इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे ये सीख बीरबल जी से मिली। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, मानव की असली ताकत उसकी सोच में है। ताकत क्षणिक होती है, बुद्धि हर परिस्थिति में काम आता है। इसके बाद बलभद्र ने अकबर से क्षमा मांगी, दरबारियों को प्रणाम किया और शर्मिंदा पर सीख ग्रहण किए हुए अपने राज्य वापस लौट गया। वो जाते हुए मन ही मन सोच रहा था कि दुनिया में सचमुच सबसे बड़ी शक्ति वही है जो हर मुश्किल को हल में बदल दे, और वो शक्ति केवल बुद्धि ही है। उधर बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। लोग कहने लगे, जिस दिन शक्ति थक जाती है उसी दिन बुद्धि जीत जाती है, क्योंकि बुद्धि की ताकत मन से आती है और मन की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। अकबर ने उस दिन शाम को बीरबल को एक सोने का हार और पुरस्कार देकर कहा, आज तुमने पूरे राज्य को यह दिखा दिया